आज सीएम नीतीश कुमार का बिहारवासियों के लिए तोहफा किए 9 बड़े ऐलान। वही आपको बता दें, हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने दूर कर दिया शक, नीतीश कुमार के इस काम को करने को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। जी हां, आपको बता दें, आज गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कर्मियों को बड़े तोहफे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान से ऐलान कर दिया कि सरकारी सेवकों को बिहार में 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। साथ ही 9 बड़े ऐलान किए। पहला, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अधीन 3 महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। दूसरा, राज्य के किसानों को कृषि उत्पादों हेतु बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का जीर्णोद्धार एवं विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पर अनाज, फल, सब्जी एवं मछली की अलग अलग बाजार व्यवस्था, रिटोरेज की सुविधा आदि कार्य कराए जाएंगे। इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरा, बिहार में इको टूरिज्म के विकास के सभी कार्य अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की जाएगी, जिसके अंतर्गत पहाड़, वन एवं वन्य प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रखरखाव किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त इको टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी शीघ्र किया जाएगा। चौथा, राज्य के सभी गांवों को अगले 4 साल में दुग्ध सहकारी समितियां से आच्छादित किया जाएगा। जितनी भी नई समितियों बनेगी उनमें से 40% समितियां महिला दुग्ध समितियों होंगी। पांचवा, सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जाएगा। अगले 4 साल में सभी नगर निकाय एवं प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। छठा, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 रुपए एवं 1 लाख रुपए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के तर्ज पर अब अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। सतवा, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय की सीमा भारत सरकार द्वारा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। बढ़ी हुई पारिवारिक आय सीमा के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्च को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आठवां, स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधीन एक प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग, 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया जाएगा। प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जाएगी। अंतिम में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की दर 11% बढ़ाते हुए 17% के स्थान पर 28% दिया जाएगा। इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने दूर कर दिया शक, बता दिया था पटना के गांधी मैदान में कौन फहराएगा तिरंगा। बिहार की सरकार और एनडीए में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विपक्ष पर चुटकी ली है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राजद के नेताओं पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज 15 अगस्त है और झंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही फहराएंगे। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार। मालूम हो कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा था कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव गांधी मैदान से झंडा फहराएंगे। राजद के कई नेता पिछले दिनों बिहार में सरकार के गिरने और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के दावे कर चुके हैं। खुद तेजस्वी भी कई बार कह चुके हैं कि बिहार की सरकार जल्दम ही गिरने वाली है। राजद के कुछ नेताओं ने यह भी दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव के पटना आते ही बिहार में राजद की सरकार बन जाएगी। यह अलग बात है कि दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते दिख रहे लालू के पटना आने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अमर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। फुलवारी शरीफ में आयोजित कार्यक्रम में मांझी ने कहा कि अमर शहीदों के बलिदान को हम कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने समान शिक्षा की वकालत की। उनके निर्देश पर राज्य के अन्य जिलों में भी पार्टी पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानियों व अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीएल वैश्ययंत्री, इन देवेंद्र मांझी, प्रफुल्ल चंद्रा, राजेश्वर मांझी, अमरेंद्र त्रिपाठी, अनिल रजक आदि उपस्थित थे। वही आपको बता दें, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू राबड़ी की संतानों को लेकर कहा कि बच्चों की कोई गलती नहीं,
जी हां, आपको बता दें, बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर चल रही चर्चा नेताओं के बीच आपसी कड़वाहट का रूप लेती जा रही है। इस मसले पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव की आलोचना की तो उस पर राजद ने ऐतराज जताया, लेकिन खुद राजद और लालू परिवार की ओर से इसके जवाब में हर लक्ष्मण रेखा लंघ दी गई। संजय जायसवाल ने कहा था कि लालू राबड़ी ने खुद मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई। उन्होंने राजद सुप्रीमो पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया था। इससे गुस्साए राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी बातें कह दी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट से आहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसके लिए बिना नाम लिए लालू राबड़ी को जिम्मेदार ठहराया है। संजय जायसवाल ने फेसबुक पर लिखा कि हराम और लूट के पैसों से बने घर में आप बच्चों को विलासितापूर्ण जीवन तो जरूर दे सकते हैं, पर संस्कार नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कुसंस्कारी बच्चों ने नफरत नहीं बल्कि उन पर दया की जानी चाहिए। इन बच्चों का लालन पालन जिस तरह के पैसे से हुआ है, उसी तरह की मानसिकता होना स्वाभाविक है। तो वे समाज के सामने वैसी ही मानसिकता रखेंगे। संस्कार से हीन होने के लिए ये बच्चे एक नहीं बल्कि उनके माता पिता दोषी हैं, जिन्होंने हराम की कमाई से उनकी परवरिश की। उन्होंने कहा कि गलत तरीकों से कमाए पैसों के कारण ही ये बच्चे या तो पढ़ नहीं पाए या फिर सत्ता की ताकत की बदौलत मेडिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली तो उनमें अच्छा संस्कार नहीं आ सका। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसे बच्चों से उन्हें पूरी सद्भावना और हमदर्दी है। रोहिणी ने भाजपा नेता का नाम लेते हुए धूर्त, अपाहिज, दोमुंहा नाग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। वही आपको बता दें, अब बिहार की राजनीति में बाहर नजर आने लगी है जदयू की भीतरी खेमेबंदी। जी हां, राजनीतिक दलों की सक्रियता ही उनके जीवंत होने का प्रमाण है। सामान्य दिनों में अपनी ताकत बढ़ाने और विरोधियों की ताकत कम करने के लिए यह सक्रियता होती है। कभी कभी जब बाहर के मोर्चे पर लड़ाई की गुंजाइश कम रहती है तो दलों के भीतर ही जोर आजमाइश शुरू हो जाती है। बिहार में आजकल कुछ यही हाल चल रहा है। प्रतिद्वंद्वियों से उलझने का किसी के पास कोई सीधा मौका नहीं है, लिहाजा आपस में ही शक्ति प्रदर्शन जारी है। यह शक्ति प्रदर्शन सत्तारूढ़ दल जदयू और मुख्य विपक्षी दल राजद दोनों में जारी है। पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार और संगठन दोनों के प्रधान थे। 10 महीने पहले उन्होंने संगठन के प्रत्यक्ष नेतृत्व से खुद को अलग कर लिया और विश्वस्त समझे जाने वाले रामचंद्र प्रसाद सिंह को संगठन का उत्तराधिकारी बनाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन केंद्र में मंत्रिपरिषद विस्तार के बाद घटनाक्रम बदलने लगा। जदयू की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह दोनों की दावेदारी थी, लेकिन मंत्री पद केवल आरसीपी के हाथ लगा। भरपाई के लिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि ललन सिंह को अध्यक्ष बनाने की पेशकश खुद आरसीपी ने ही की थी, जबकि आरसीपी के करीबियों का दावा है कि उनकी इच्छा दोनों पदों पर रहने की थी। यह अलग बात है कि आरसीपी ने कभी अपनी इस इच्छा का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन नहीं किया। केंद्र में मंत्री बनने के तुरंत बाद उनका सार्वजनिक बयान यही आया कि जब कहा जाएगा वो अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। किसी के मन में क्या है, इसके बारे में ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 31 जुलाई को जब नई दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय पद का हस्तांतरण हो रहा था तो आरसीपी खुश ही नजर आ रहे थे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। अध्यक्ष बनने के छठे दिन ललन सिंह पटना पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद ही जदयू की आंतरिक खेमेबाजी टुकड़ों में बाहर आने लगी। ललन सिंह के स्वागत में भारी भीड़ जुटी। अब मंत्री बनने के बाद आरसीपी पहली बार 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए ललन सिंह से लंबी लकीर खींचने की तैयारी है। आरसीपी के समर्थकों की योजना है कि 16 अगस्त को ऐसी भीड़ जुटे कि तटस्थ प्रेक्षक ललन सिंह के स्वागत के लिए जुटी भीड़ से उसकी तुलना कर सके, कह सके कि ललन की तुलना में आरसीपी का स्वागत बेहतर रहा। यह गुटबाजी पोस्टर बैनर में साफ झलकने लगी है। छोटे मझोले नेता पोस्टर और बैनर में ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर न देकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार गुटबाजी की किसी संभावना से इनकार करते हैं। यह भी 16 अगस्त को ही ठीक पता चलेगा कि आपस में लोग सचमुच उलझ रहे थे या महज एक पखवाड़े की यह नूरा कुश्ती थी। संभव है कि उस दिन मंच पर सभी नेता गले मिलें और गुटबाजी के नाम पर एक दूसरे पर वार करने वाले कार्यकर्ता नीचे बैठकर ताली बजाते रह जाएं। मुख्य विपक्षी दल राजद में अक्सर अपनी हरकतों से असहज स्थिति पैदा करने वाले लालू के बड़े लाल तेजप्रताप फिर सुर्खियों में हैं। उनका निशाना फिर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बने हैं। हाल ही में भरी सभा में जगदानंद को हिटलर बता तेजप्रताप ने माहौल गर्म कर दिया है। खबर है कि जगदानंद इससे बुरी तरह आहत हैं और दफ्तर आने में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। यह पहली बार नहीं हुआ है कि तेजप्रताप ने जगदानंद पर अप्रिय टिप्पणी की है। इससे पहले भी कई बार वे जगदानंद को आहत कर चुके हैं।
बीच में उनके पार्टी छोड़ने की खबर आने लगी थी, लेकिन लालू प्रसाद के मनाने पर वे मान गए थे। लेकिन इस बार ताज्जुब की बात यह भी है कि खुद लालू प्रसाद या विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अब तक उन्हें मनाने की कोशिश शुरू नहीं की है। वैसे तेज प्रताप को राजद या दूसरे दलों में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। फिर भी उनकी हरकतें विरोधियों को भले ही मनोरंजक लगें, लेकिन राजद पर अब भारी पड़ने लगी हैं। देखना है कि इस बार हालात सामान्य होते हैं या जगदानंद सिंह की नाराजगी पार्टी के लिए कोई दिक्कत खड़ी करती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे, तेज प्रताप से अभी भी नाराज हैं जगदानंद। झंडा फहराने पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचे, फिर तेजस्वी ने किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना में राष्ट्रीय जनता दल का संकट खुलकर सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव के लगातार अपमानजनक बयानों से जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय आना पहले ही छोड़ दिया है। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप और जगदानंद को बुलाकर मुलाकात के बाद लग रहा था कि विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन गत दिनों छात्र राजद के कार्यक्रम में तेज ने फिर से अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हिटलर बताने के साथ काफी कुछ कह दिया। इसका नतीजा है कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे। उनकी गैरमौजूदगी में तेजस्वी यादव ने झंडा फहराया, लेकिन पार्टी का दूसरा भी कोई बड़ा नेता उनके साथ नजर नहीं आया। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और फिलहाल समस्तीपुर की हसनपुर सीट से विधायक तेज प्रताप यादव के बयानों ने इस बार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को गहरे तक आहत कर दिया है। तेज ने मंच से कह दिया था कि मनमानी नहीं चलेगी, कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती। ड्रॉ में लालू के बड़े लाल ने काफी कुछ ऐसा कह दिया जिसे जगदानंद ही नहीं, राजद के दूसरे कई नेता भी नहीं पचा रहे। भाजपा, जदयू और हम सहित सत्ता पक्ष के तमाम नेता पहले ही जगदानंद के लगातार अपमान को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का इलाज करने वाले रिम्स के डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन। रांची के रिम्स में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इलाज करने वाले चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन हो गया है। उन्होंने शनिवार की सुबह 3 बजे अंतिम सांस ली। रिम्स में वे मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष थे। उनके निधन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शोक व्यक्त किया। डॉक्टर उमेश प्रसाद मल्टीपल माइलोमा से ग्रसित थे। उन्होंने 2 वर्ष से ज्यादा समय तक रिम्स में लालू यादव का इलाज किया। मालूम हो कि उमेश प्रसाद का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। अपने पैतृक आवास बक्सर से उनका पूरा परिवार कई वर्षों पहले ही रांची शिफ्ट हो गए थे। अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। परिवार में उनके 2 पुत्र अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर नौकरी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत की लगातार निगरानी करते हुए डॉक्टर उमेश प्रसाद समय समय पर उन्हें जरूरी सलाह देते रहे।